नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विजन टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। अभी तक हमने जो कि 3 टेस्ट खत्म कर लिया है, जिसमें से 2 शुरू के टेस्ट पॉलिटी के थे, एक एंशिएंट इंडिया का था। ये हमारा टेस्ट चौथा होगा। और विजन टेस्ट सीरीज में जो तो टेस्ट नंबर ये 6 है, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया का टेस्ट होगा और उसको तो चलो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। जो भी शरण मैम नए चैनल से जुड़े हुए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेगी। और आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 है उसके लिए आपको काफ़ी ये बेनिफिट करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि आपका आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। देखते हैं क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट करें, सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा INA का विचार परिकल्पित किया गया था। ओके। सेकेंड कह रहा है इसमें देखो ये ध्यान देना, केवल भारतीय युद्ध बंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती का प्रयास किया गया था। ओके। थर्ड वाला कह रहा है कि INA का मुख्यालय कलकत्ता में था। ओके। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने से कौन सा सही है। देखो सही बताना, ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 1, सी है 2 और 3, डी है 1, 2, 3। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, किसे जो कि मोहन सिंह द्वारा ही सर्वप्रथम जो है कि परिकल्पित किया गया था। तो जहाँ हमारा एक नहीं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और मेरा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। और देखो ये जो सेकेंड, अगर आपको संशय वगैरह नहीं पता है कंफर्म, तो थर्ड वाले पे आते हैं। देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है, INA का मुख्यालय कलकत्ता में था। जी नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगर आपने INA को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर जो है कि 2 जगह पे था। एक तो आपका रंगून में था और एक सिंगापुर में था। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत रहता है। तो थर्ड जहाँ पर हम उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अभी भी हमको 2 वाला फंसा रहा है, ठीक है। तो चलो 2 वाला देखते हैं। जो इसमें बोला केवल भारतीय युद्ध बंदियों और ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक भर्ती हो सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें बोला है ना कि केवल युद्धबंदी, जी ऐसा नहीं था। भारतीय नागरिक भी इसमें जो कि शामिल हो सकते थे, भारतीय महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई एक रेजिमेंट जो कि बनी हुई थी, ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो 2 और 1 सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा है। इसके संदर्भ में आपको बात करना है CSP के बारे में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और अन्य नेताओं के प्रयास से हुई थी, ठीक है। सेकंड कह रहा है यह कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यरत थी। ओके, मतलब ये कांग्रेस से अलग नहीं थी, जब बना तो कांग्रेस के भीतर ही कार्यरत थी। इसने जो कि कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। ये 2 बातें आपको इसमें बता दें कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है आपका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। इसे जो कि जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसमें अगर आप अन्य नेता भी देखोगे तो कौन थे, राम मनोहर लोहिया जी जैसे थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ये लोग भी इससे जुड़े हुए थे। और दूसरा जो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यरत थी और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में स्वीकार किया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहता है। थोड़ा सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझ लेते हैं। ऑप्शन अगर आता है, क्वेश्चन आता है इससे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में सहायता सकता है। देखो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये आपका 1934 में जो कि स्थापित होती है। और इसमें देखो जो कि आपका देखोगे ये जो कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद से जो कि काफ़ी प्रभावित था। और इसमें जो कि हिंसक और अहिंसक दोनों नेता शामिल थे। कभी हो सकता है ये बोल सकता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि केवल अहिंसक प्रवृत्ति का था, मतलब अहिंसक लोग थे, केवल हिंसक प्रवृत्ति था, तो ऐसा नहीं, इसमें दोनों थे। जैसे देखो हिंसक प्रवृत्ति के नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, बसवंत सिन्हा जी थे, जबकि अहिंसक प्रवृत्ति के थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सअप था। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में तो बनी, पर 1942 में ये जो कि कांग्रेस से अलग कर लिया इसने खुद को, और कांग्रेस से अलग करके सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इन्होंने गठन किया, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अखिल भारतीय जो प्रावधान था 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके संबंध में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रस्तावित की गई थी। ओके। सेकंड कह रहा है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त करने का प्रावधान किया। ओके। इसने थर्ड कह रहा है इसने वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की। देखो ये 3 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा इसमें से कौन सा सही है। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है सभी 1, 2,
3। तो देखो ये जो पहला स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है कि इसने जो कि महासंघ की स्थापना, अखिल भारतीय महासंघ प्रस्तावित की थी स्थापना होगा, हालांकि ये हुआ नहीं क्योंकि सबकी सहमति बन नहीं पाई थी। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे आ रही है। दूसरा था इसने प्रांतों में स्तर पर जो कि द्वैध शासन को समाप्त किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, प्रांतों पर इसने जो कि द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर जो कि द्वैध शासन को आपका लागू कर दिया। थर्ड देखो इसने वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की। जी हाँ, बिल्कुल सही ये भी कि वायसराय को जो कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त थी। तो ये देखो इसका ऑप्शन डी सही होता है 1, 2, 3। 1935 का जो एक्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान था। चलिए देखते हैं। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको देखो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 भी कहा जाता है, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। जो बर्मा वाला एरिया था ना वो भी सम्मिलित है। हो सकता है कल को स्टेटमेंट आ जाए तो आपको लगेगा नहीं बर्मा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके और कुछ देखते मुख्य बातें देखें तो जैसे इसमें क्या था, संघ के अस्तित्व में आने के लिए आवश्यक था कि इसमें आधी रियासतें और रियासती प्रतिनिधियों में से न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें शामिल हो। उसके बाद केंद्रीय विधायिका के 2 सदनों में से बड़ी संख्या में उनके प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि संघ के संबंध में प्रावधानों को लागू नहीं किया गया क्योंकि राजाओं ने संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। जो अखिल भारतीय संघ का बात की गई थी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजाओं ने संघ से सम्मिलित होने में इनकार कर दिया था। और देखो इसके क्या प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे थे लेकिन मुख्य जो बातें थी वो देख रहे हैं। ठीक है, इसने देखो मताधिकार वयस्कों के लगभग 6ठे भाग तक सीमित किया, मतलब अभी भी सबको वोटिंग का राइट इसने नहीं दिया था। और देखो रक्षा और विदेशी मामले जो कि संघीय विधायिका के नियंत्रण से बाहर रखा गया, जबकि अन्य विषयों पर वायसराय का विशेष नियंत्रण था। ठीक है, और देखो यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि वायसराय को प्रदान की गई थी, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में बात करते हैं। इसने जो कि विषयों को 3 सूची में किया था, वही प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, संघीय सूची। ठीक है, इस तरह पे 3 भाग में बांटा था। इसने जो कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया था और प्रांतों में जो कि द्वैध शासन को समाप्त किया था। और देखो प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित नई प्रणाली के अंतर्गत शासित किया जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर आरंभ किए गए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन आया था उसको इसने जो कि समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया था। फिर देखो इसमें क्या है, इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मतलब जो भारत की परिषद की स्थापना की गई थी 1858 में, उसको भी इसने भारतीय परिषद की स्थापना जो था उसको समाप्त कर दिया था। फिर देखो वायसराय और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी और वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो वायसराय और गवर्नर थे वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट करें, इसने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म का आरंभ किया। इस प्रकार इसमें देखो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में विधानमंडलों में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी उच्च सदन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं और इसमें क्या मुख्य बातें थी। जिसे देखो इसने ब्रिटिश विषयिक हितों के विषय में विधायी एवं प्रशासनिक उपायों के संबंध में वीटो कर सकता था। मतलब जो गवर्नर था, ठीक है, जो गवर्नर था उसके पास जो कि वीटो का भी पावर था, ये ध्यान रखना। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसके तहत देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो भी 1935 का जो एक्ट था उसी के तहत जो की स्थापना की गई थी। इसने देखो न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि 2 या अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया। जो हम लोक सेवा आयोग द्वारा जो हमारी एग्जाम ली जाती है यश की, तो उसकी स्थापना, उस संस्था की स्थापना भी इसी एक्ट के थ्रू की गई है। इसके तहत जो कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था जिसे 1937 में स्थापित किया गया। तो कुछ इस तरह की बातें जो कि हमने 1935 एक्ट के प्रावधानों, कुछ मुख्य बातें थी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, उसको हमने जो कि थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन अपना कर लिया है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला चियांग माई इनिशिएटिव क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म, बी है चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए साझेदारी विकसित करने की पहल, सी है पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का क्षेत्रीय पहल, डी है आपका चीन के नेतृत्व में प्रशांत महासागर के निकटवर्ती देश का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास। तो देखो ये चियांग माई इनिशिएटिव जो है यह ए वाला सही है, आसियान देशों के मध्य फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म है। ठीक है, मतलब कि मुद्रा का आदान प्रदान जो होता है एक उसी की बात ये कर रहा है। चियांग माई इनिशिएटिव आसियान से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्रिप्स मिशन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्रिप्स मिशन 1941 के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट करें, इसने मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। ओके। सेकेंड करें, इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण करने वाले निकाय की स्थापना को प्रस्तावित किया था। ओके। जैसा कि अगर आपने क्रिप्स मिशन को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आपको पता होगा कि यहाँ जो ये सेकेंड बात बोला कि डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था, ठीक है, और संविधान की स्थापना करने की बात जो कि क्रिप्स मिशन बोला था पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है और डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। बचता है बी सी, मतलब कि देखते पहला सही है कि नहीं। तो जो पहला स्टेटमेंट बोला कि इसने मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्णतया, उसका देखो ये एक्सट्रीम वर्ड है पूर्णतया, तो जी नहीं, ऐसा नहीं था। इसने पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया, इसने जो कि इनडायरेक्टली रूप से जो कि इसकी मांग को स्वीकार किया था। कैसे? इन्होंने बोला था जो संविधान बनेगा, अगर जो भारतीय प्रांत जो कि इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते तो वो ब्रिटिश राज के साथ जुड़े रहेंगे, भविष्य में उनके लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे। मतलब भविष्य में उनको ऐसा इंडिकेट कर दिया कि आपके लिए अलग बन सकता है। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट दिया था ये मुस्लिम लीग को ध्यान में रख कर ही दिया गया था, क्योंकि वही जो कि अलग देश की, अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। तो इस आधार पर कह सकते हो कि वो इनडायरेक्टली जो कि पाकिस्तान की मांग को वो सपोर्ट कर रहा था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, केवल 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1937 के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है केवल प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुए और संघीय स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ। ओके। सेकंड कह रहा है बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट है, हमने जो 1935 एक्ट का जो है कि पढ़ा था उसमें ही हमने बताया था कि हमने पढ़ा था कि संघीय स्तर अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ। जब अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ तो संघीय स्तर पर निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है। तो ये बात सही है, केवल प्रांतीय स्तर पर निर्वाचन हुए थे, संघीय स्तर पर निर्वाचन नहीं हुआ था। पहला स्टेटमेंट वहाँ सही रहता है। दूसरा जो कह रहे बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है आपका। बंगाल और पंजाब देखोगे तो वहाँ पे जो है कि एक सेकेंड, बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जी नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो बंगाल और पंजाब में देखो जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है कि अन्य पार्टी से जो कि साठगांठ करके एक तरह से कि गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उसके अलावा सभी प्रांतों में कांग्रेस सरकार नहीं थी, केवल 6 प्रांतों में जो कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जिसमें 2 में जो कि थोड़ा सा इनको मतलब गठबंधन भी करना पड़ा था। और जो 1-2 प्रांत थे वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पे जो क्षेत्रीय दल थे उनकी सरकार बनी थी। तो इस तरह से आप कह सकते हो सभी प्रांतों में नहीं, हाँ, लेकिन बंगाल और पंजाब में जो कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ये भी बात सही है आपका। तो जहाँ जहाँ बना था वो एक बार देख लो, कहाँ बना था। मद्रास में बना था, बॉम्बे में बना था, केंद्रीय प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बिहार में बना था, संयुक्त प्रांत में बना था। और जो बाद में जो 2 स्टेट में बना वो असम में बना था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जो था वहाँ पे बना था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारत, ये जीएम क्रॉप के संबंध में क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट का है इन्हें भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा यानी एनबीए द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। ओके। सेकंड कह रहा है बेटी कॉपर्स भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए अनुमत एकमात्र जीएम फसल है, मतलब इसको परमिशन दी गई है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन देखो, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जीएम फसल के लिए कि इसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जो कि विनियमित किया जाता है, जी नहीं, ये गलत है। इसको जो कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी आपका है GEAC, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत काम करता है। तो यही जो है कि इसको जो कि अप्रूवल या रेगुलेट करता है। ठीक है। और ये देखो पहला स्टेटमेंट वहाँ गलत हो जाता है। सेकंड जो कह रहा है कि बीटी कपास एकमात्र वाणिज्यिक कृषि के लिए जो कि इसको अनुमति दी गई, जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में संचार के साधनों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। पहला स्टेटमेंट कहता है आपसे रेल मार्गों को मुख्य रूप से प्रेसिडेंशियों से पिछड़े क्षेत्रों को संपर्क बढ़ाने के लिए बिछाया गया था। ओके। सेकंड कह रहा है भारत में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। थर्ड कह रहा है कि भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य बिछाई गई थी। इसमें देखो आप शायद इसको पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, स्किप हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं लगता, बट हाँ ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है जो। चलो तो देखते हैं, हमारा 2 सही है, तो इस आधार पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है,
तो आप देखो ऑप्शन हमारा डी जो कि एलिमिनेट हो जा रहा है अगर 2 सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, जो रेल मार्ग बिछाया गया था, क्या आपको ये लगता है कि पिछड़े जो आपका प्रांत है उससे उसको जोड़ने के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने खुद कहा था कि रेलवे जो है भारत के आर्थिक विकास में सहायता करेगा, साथ ही ब्रिटेन के उत्पादों को बाजार व कच्चे माल का स्रोत बनाएगा। यानी ब्रिटेन को जो बाजार एक चाहिए, एक दूर दूर तक भारत में उसकी सामानों की पहुंच हो सके और दूर दूर से जो कि उसको रिसोर्सेज प्राप्त हो सके, तो इसके लिए मुख्य रूप से इसको बिछाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और दूसरा सही है। इस आधार पर देखते हैं क्या एलिमिनेट हो जाता है। तो पहला गलत है, ये कट जाएगा हमारा, ये भी करेगा। अब देखो थर्ड वाला हमको नहीं पता तो भी हमारा ऑप्शन निकल गया ऑप्शन बी। देखो थर्ड भी बिल्कुल सही है कि भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी वो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य ही बिछाई गई थी। देखो कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जो आपको शायद आपने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप घबराइए नहीं, रुकिए थोड़ा सा, ऊपर के जो ऑप्शन आपके पास मिल रहा है उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, तो आपके 50% चांस मिल जाता है कि आप अपने सही आंसर की तरफ पहुँच सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में बात कर रहा है। पहला कह रहा है इसका उद्देश्य, एम बता रहा है, राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करना और रियासतों में संवैधानिक परिवर्तन की मांग करना। ओके। सेकंड कह रहा है इसका मुख्यालय जो कि लखनऊ में था। बताइए क्या इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था? चलो देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बना था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जो प्रांतीय जितने राज्य हैं, ठीक है, जो भी राज्य आए हैं उनको जो कि उनमें समन्वय लाना था और उनको जो कि संवैधानिक परिवर्तनों की मांग के लिए जो कि प्रेरित करना था। इस तरह की बात जो कि बिल्कुल सही है। और ये देखो जो सेकेंड बोला इसकी हेडक्वार्टर जो कि लखनऊ में, जी नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो जो कि आपका मुंबई में था, ठीक है। कहाँ पर था? मुंबई में स्थापित था। तो सेकंड गलत हो जाता है, पहला सही, तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। ये जो आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये 1927 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है? लोकहितवादी पूछ रहा है, किसका नाम है? केशव चंद्र सेन, महात्मा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख। देखो ये काफ़ी फेमस लोकहितवादी टर्म है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में आपको आसानी से इनका नाम मिल जाएगा। तो ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी कहते हैं। लोकहितवादी मतलब जो लोक यानी संसार के हित में जो काम करता है, ठीक है, संसार के हित के विषय में सोचता है, इस ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? लोकहितवादी। अब इनका देखो एक ये जो कि समाज सुधारक थे, लेखक भी थे, तो इनकी एक पत्रिका छपती थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था? प्रभाकर। तो हो सकता है कल को प्रभाकर पूछ दे किसकी पत्रिका, किसका प्रकाशन है, तो ये गोपाल हरि देशमुख जी की ही प्रकाशन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या कहता है। निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों पर विचार करना हमको। ओके। पहला स्टेटमेंट करा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। ओके। सेकंड करा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। ओके। थर्ड करा छोटा नागपुर के कोलो द्वारा विद्रोह। ओके। उपयुक्त आंदोलनों को निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है, मतलब कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो छोटा नागपुर वाला हुआ था इंसिडेंट, ये आपका 1820 से 1837 के बीच मध्य चला था, ठीक है, 1820 से 1837 के मध्य चला था। और आपका जो बिरसा मुंडा था ये आपका 1899 से 1900 के मध्य चला था, ठीक है। और जो सिद्धू कान्हू था ये जो कि 1855 से 1856 में चला था। तो इसे आप देख सकते हो, तो 1820 में यानी थर्ड वाला पहले आएगा, जहाँ थर्ड पहले आप उसको देख लो। तीसरा देखो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिला है थर्ड पहले, तो ऑप्शन डी आपका सही रहता है। तो छोटा नागपुर जो कोलो द्वारा विद्रोह किया था वो 1820 में हुआ था। फिर उसके बाद 1 आता है यानी सिद्धू कान्हू का 1855-56 में विद्रोह हुआ था। फिर बिरसा मुंडा 1899 या 1900 में जो इनका विद्रोह हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा कुछ देखो जनजातीय आंदोलन है या किसान आंदोलन है, जो मुख्य सबका नहीं कह रहा हूँ, जो मुख्य है जो काफ़ी ज़्यादा हमेशा एग्जाम में पूछा था, तो उनका कुछ उनके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे लास्ट टाइम ही शायद आया था उलन गुर करके ऐसा कुछ नाम पूछा था, ये कौन से आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। तो वही बिरसा मुंडा वाले से संबंधित था ये आंदोलन। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब कहने का कि इससे जो कि आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। देखो भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में, ओके। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस में, ओके। राजगुरु कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में। ये 3 षड्यंत्र दिया है, आपको बता रहे कौन सा सही सुमेलित लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो भगत सिंह है ये आपका लाहौर षड्यंत्र केस में था, ये बिल्कुल सही है।
कि देखो उस टाइम क्या हुआ था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, साइमन कमीशन आया था, तो लाला लाजपत राय और सभी जो भारतीय नेता थे वो साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के ऊपर जो कि लाठीचार्ज हो गया था, उसी नारा लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे मतलब उसके विरोध में, तो उनके ऊपर एक पुलिस वाला था, सैंडर्स था, उसने जो कि लाठीचार्ज करके लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। तो भगत सिंह ने उसका बदला लेने के लिए सैंडर्स का हत्या कर दिया लाहौर में, तभी से ये जो केस उन पर केस चला और उनको जो कि फांसी की सज़ा दी गई। तो ये जो केस था उसका नाम था लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये बिल्कुल सही है भगत सिंह। अब भगत सिंह के साथ देखो और लोग भी थे, कौन कौन थे, राजगुरु भी थे, ठीक है, और सुखदेव भी थे। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में तीनों को एक साथ फांसी दी जाती है, राजगुरु सुखदेव। तो जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला तो बिल्कुल सही है, थर्ड वाला जो कह रहा है राजगुरु कानपुर बोलशेविक सेवा, तो एक गलत है, क्योंकि राजगुरु भी जो कि लाहौर षड्यंत्र केस से ही संबंधित थे। तो हमारा पहला सही है, थर्ड गलत है, तो थर्ड गलत, इसको एलिमिनेट कर दो, पहला सही है, तो ऑप्शन ए और बी बचा, ठीक है। और देखो ये जो सेकेंड ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस, ये तो काफ़ी फेमस है, जिन्होंने जो कि ट्रेन को लूटा था, ट्रेन में जो कि हथियार असला जो भी थे और जो भी कैसे पैसे वगैरह वो सबको लूटा था अपने, जो इन्होंने HSRA की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसको रन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद सिंह बिस्मिल तो थे ही, उनके अलावा देखो रोशन सिंह थे, असफकुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, ठीक है। तो ये लोग भी इसमें शामिल थे। तो हमारा देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन बी सही रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, वर्ष 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने के पीछे निहित उद्देश्य क्या थे। ओके, दिल्ली घोषणा पत्र से समझ में आ जाए, यानी जो दिल्ली मैनिफेस्टो था 1929 में, ये टाइम लाइन याद रखो, 1929 की बात कर रहा है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, सैन्य विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ करना। ओके, सेकंड कह रहा है ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करना। ओके, सी कह रहा है आपसे ब्रिटेन के साथ संबंध समाप्त करना और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। ओके, डी कह रहा है गोलमेज सम्मेलनों में डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन की मांग करना। तो देखो ये जो 1929 में जो उस टाइम जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। उस टाइम जो ये दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया गया था वो इसीलिए जारी किया गया था कि जो गोलमेज सम्मेलन में है उसमें डोमिनियन स्टेटस की को कार्यान्वयन करने की मांग करना, इसके लिए जो कि दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया था तो जो भी भारत की तरफ से प्रतिनिधि होगा, मतलब भारत में, तो उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब कांग्रेस एक मेजर प्रतिनिधित्व के रूप में आएगी। तो इस तरह की बातें कुछ दिल्ली मैनिफेस्टो में थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको सही मिलान करना है, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है। समाचार पत्र दिया गया, आपसे पूछा कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। पहला स्टेटमेंट काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका, बोला है क्या इसे जो कि शिशिर कुमार घोष संबंधित थे। दूसरा है सुधारक, ये भी फेमस है, क्या इससे दादा भाई नौरोजी संबंधित थे। थर्ड है आपका वॉइस ऑफ इंडिया, क्या इससे गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। आपको बताना है कौन सा इसका सही है। तो देखो जो अमृत बाजार पत्रिका है बिल्कुल सही है, इससे जो कि शिशिर कुमार घोष जी जो कि जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इससे आधार पर देखो तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। और जो देखो ये सुधारक है, ये जो कि दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले का था, ठीक है, समाचार पत्र। तो ये गलत हो गया, तो दो गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो थर्ड वाला हमको नहीं पता तो भी हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो सुधारक को किसने लिखा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और जो वॉइस ऑफ इंडिया है इसको जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ये थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है, पहला सही है, दूसरा का जो कि गोपाल कृष्ण गोखले है, वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी है। तो इस आप देखोगे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कह रहा है, हाल ही में ये देखो करंट का क्वेश्चन आ गया, हाल ही में मंगल ग्रह के लिए तियानवेन-1 मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यूरोपीय संघ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो चीन है, ठीक है। चाइना जो कि मंगल 1 पे जो कि पहली बार जो कि रोवर वगैरह ये सब चीज़ें जो कि वो भेजने की प्लान कर रहा है, उसी के लिए जो कि तियानवेन-1 मिशन जो कि लॉन्च करने की बात कही गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, कहने का मतलब है ये आपका 1880 से लेके 1900 के लगभग जो टाइम लाइन था उस समय की बात कर रहा है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, ठीक है। तो 1875 से 1900 के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्न में से कौन सी मांगे थी। ओके, मतलब जो आईएनसी था उसका क्या मुख्य मांगे थी 1875 से 1900 के मध्य में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सिविल सेवाओं को भारतीयकरण करना, सेकंड कह रहा है वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी करना,
थर्ड कह रहा है शस्त्र धारण करने का अधिकार। ये 3 बातें कह रहा है, आपको बोलना है सही, आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखो जो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिविल सेवाओं को भारतीयकरण होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसकी डिमांड की गई थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उसके पहले से इसकी मांग चल रही थी कि सिविल सेवाओं का जो कि भारतीयकरण किया जाए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही, तो ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड देखो जो बोला शस्त्र धारण करने का अधिकार, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि भारतीयों को भी जो लाइसेंस के थ्रू जो कि शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया जाए, तो ये भी सही है। तो हमारा जो थर्ड जो जाने है वो कर जाएगा, तो बचा बी और डी। ठीक है, सेकंड करेगा वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी। जी नहीं, ये गलत है। देखो अगर हम जो वस्त्र, मान लो ये एक इंडिया का मैप है, जस्ट मान लो, और ये यहाँ पे ब्रिटेन है। अगर इंडिया में आयात शुल्क में कमी कर देंगे तो जो ब्रिटेन अपना वस्त्र यहाँ पे मशीनों से बना के भेज रहा है, तो अगर यहाँ पे आयात शुल्क कम होगा तो ये जो कि इसको जो कि कम शुल्क देकर भारत में वस्त्र लाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ब्रिटेन में जो वस्त्र है उसकी जो कि बाढ़ सी आ जाएगी भारत में, और भारतीय उद्योग नष्ट हो जाएंगे। भारतीय वस्त्र उद्योग जो है, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो भी है, वो सब चीज़ें जो कि नष्ट हो जाएंगी। तो आयात शुल्क में कमी की मांग नहीं की थी, इन्होंने बोला कि जो आयात शुल्क है यानी इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाए, इस तरह की बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा कर देंगे तो जो भारतीय वस्त्र उद्योग है, जो भी उद्योग है, वो जो कि नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण क्या था। आपको मुख्य कारण बताना है खिलाफत आंदोलन का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका में मुसलमानों के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। सेकंड कह रहा है भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करना। सी कह रहा है ब्रिटेन द्वारा ऑटोमन साम्राज्य में किए जा रहे व्यवहार का विरोध करना। डी कह रहा है बंगाल विभाजन के पीछे हटने से कि सरकार के निर्णय के विरुद्ध असंतोष प्रदर्शित करना। देखो, तो आपने खिलाफत आंदोलन थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो ब्रिटेन द्वारा ऑटोमन साम्राज्य था, उस ऑटोमन साम्राज्य से किए जाए व्यवहार का विरोध था। ठीक है, क्योंकि इसने जो कि ब्रिटेन समाज ने जो कि ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया था, और यहाँ पे जो अभी जो ऑटोमन साम्राज्य कह लो तो मुख्य रूप से टर्की जो था वो उस टाइम लीड में था। टर्की ही ऑटोमन साम्राज्य का लीडर था उस टाइम, मतलब पूरा एक ही था। तो इसमें जो एक खलीफा पद होता था, तो जो मुस्लिम वर्ग में जो कि सबसे ऊंचा पद माना जाता था, मतलब ये जो कहते हैं वो पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम होंगे उसको फॉलो करेंगे, तो इसके लिए धर्म गुरु थे इनके। ठीक है, तो इस खलीफा पद को ब्रिटेन ने देखा कि इससे इसकी पूरी सत्ता पूरी दुनिया पर है, तो इसकी सत्ता को ख़त्म करने के लिए, मुस्लिम वर्ग में अपनी सत्ता कायम करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। बोल दिया कि अब ऐसा कोई पद नहीं हुआ। तो इसी के विरोध में हर विश्व के सभी जगहों पर जहाँ जहाँ जो कि मुस्लिम वर्ग था, उसने जो कि ब्रिटेन के इस व्यवहार का विरोध किया था। ठीक है, यही बात थी यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो देखो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा जो कि इसका स्थापना किया गया था। ये देखो एक फ्रांसीसी थे, मतलब ये जो कि बंगाल में जो कि अध्यापक थे। ठीक है, प्रधानाध्यापक या अध्यापक कह लो थे, ये फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। तो एक तरह से कह लो कि मतलब रिवोल्यूशनिस्ट थे, एग्रेशन वाले थे। ये बोलते थे कि हम जो कि क्रांति करेंगे और अपनी आज़ादी लेंगे। तो बहुत सारे बंगाल की छात्राओं को इन्होंने एकत्रित किया था, और जो कि बहुत सारे जो कि सामाजिक कार्य किए थे। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे आती है। और आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में निम्न में से कौन से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए योगदान था। मतलब बाल गंगाधर तिलक के योगदान कौन कौन से थे, ये बात कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सव का उपयोग करने की प्रथा प्रारंभ करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कि आपका गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र में आयोजित किया था, ठीक है, शिव उत्सव को आयोजित किया था लोगों को जोड़ने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहता है। दूसरा कह रहा है होम रूल लीग की आंदोलन से संबंधित था। जी हाँ, एनिमेशन के साथ साथ जो कि ये भी जो कि होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और जो कि जगह जगह पर उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, दो भी सही है हमारा। तो देखो पहला दूसरा जहाँ नहीं वो आप काट दो। ठीक है, थर्ड देखो लखनऊ समझौता संपन्न करना, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की थी। जी हाँ, इसमें भी जो कि इनका रोल आपको देखने को मिलता है बाल गंगाधर तिलक जी का। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कर रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, देखो करंट का क्वेश्चन आ गया, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के प्रारंभ किया है। ठीक है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम किसके साथ भारत ने प्रारंभ किया है, तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के साथ जो कि भारत ने जो कि आपका एनर्जी के संबंध में जो कि अपना इनिशिएटिव शुरू किया था, जो अमेरिका का एक विभाग है यूसेड, ठीक है, यूसेड और भारत की तरफ से नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर, जैसे देखो तेल और गैस का जो फील्ड उसके क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत दक्षता के क्षेत्र में, और जो नवीकरणीय ऊर्जा, उन सब क्षेत्रों में जो कि अमेरिका से जो कि इन्हीं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के तहत जो कि बातचीत हो रही है, और इसी के तहत जो कि इन चीज़ों में प्रोत्साहित करने की चीज़ें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल के संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, इसकी बात कर रहा है। पहला कह रहा है किसान ऋण माफ़ करना, सेकंड कह रहा है भूमि जोतने वालों को भू स्वामित्व प्रदान करना, थर्ड कह रहा है आपका सी और ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई करना, डी कह रहा है बढ़ी हुई लगान में कमी करना। तो देखो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये 1926 में ही हुआ था आपका, ठीक है, 1926 में। इसके साथ ही जो कि वल्लभ भाई पटेल काफ़ी फेमस हो गए थे और इनको जो कि इसी में जो कि सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे जो कि बारदोली में जो कि की हालत काफ़ी ख़राब थी, यहाँ पे बाढ़ या अकाल जो भी कह लो आया था, मतलब खेती नहीं हुई थी अच्छे से, और इसके बावजूद जो कि यहाँ पे जो कि आप देखोगे 30% तक लगान में वृद्धि कर दी गई उसी वर्ष। तो सभी किसान जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो कि वो स्ट्राइक करने लगे कि हम इतना लगान कैसे दे पाएंगे, हमारी खेती भी नहीं हुई। तब वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम लगान नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। तो फिर एक समिति का नियुक्त किया गया इस तरह दबाव के कारण, तो उसमें ये डिसाइड हुआ ठीक है 30% जो कि बहुत ज़्यादा लगान की मांग है, इस पर केवल 6.03% वृद्धि करते हैं हम लगान में। तो इस बात पे जो कि सहमति होती है। तो बढ़ी हुई लगान वापसी के संबंध में ही जो कि आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपसे असीम एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है और संरचनात्मक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की तीव्रतर स्वीकृति को सक्षम बनाना। सेकंड कह रहा है भारतीय शहरों में विद्युत के वास्तविक समय आधारित उपभोग की निगरानी करना। सी कह रहा है आपसे विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग की आपूर्ति अंतराल को समाप्त करना। डी कह रहा है सामरिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रभावी सहायता सेवाएं प्रदान करना। ये 4 बातें आपसे कह रहा है, आपको बताना है इसमें से क्या सही है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये सही रहता है, विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग की आपूर्ति के अंतराल को समाप्त करना है। इसके लिए जो कि असीम प्लेटफॉर्म लाया गया, जो कोविड-19 का दौर चल रहा था, इसमें क्या था बहुत से लोग जो कि पलायन कर गए थे विभिन्न राज्यों से, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो कौशल था, वो वहाँ पर जो कुछ काम करते हैं, अब उन्हीं की कौशल की जो भरपाई है उनको काम देने के लिए जो कि ये असीम पोर्टल लाया गया था। तो चलो चलते आत्मनिर्भर भारत की तहत कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के संबंध में बात कर रहा है, कुछ सुधार किए गए थे उसके बारे में बात कह रहा है आपसे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हलकों या थानों की स्थापना की जिनकी अध्यक्षता यूरोपीय दरोगाओं द्वारा की गई थी। ओके, सेकेंड कह रहा है जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। थर्ड कह रहा है गाँव में गाँव की चौकीदारी द्वारा पुलिसिंग कर्तव्य के निर्वहन को जारी रखा गया था, यानी जो चौकीदार थे गांव में उनके द्वारा जो पुलिसिंग कार्य था उसको जो कि जारी रखा गया था। ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। आपसे पूछा इसमें से कौन सा जो कि सही है। ठीक है, सही चुना। ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1, 2, 3। तो देखो जो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थानों की स्थापना की थी, जी हाँ बिल्कुल सही है, पर इनकी अध्यक्षता जो कि यूरोपीय दरोगा नहीं करे थे, जो भारतीय दरोगा थे उन्हीं को जो कि नियुक्त दरोगा के रूप में भारतीय लोगों को जो कि दरोगा नियुक्त किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हाफ सही हाफ गलत है, तो इसको हम गलत मानेंगे, ये जो कि हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। तो देखो पहला गलत है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। इससे हमको पता चलेगा कि 2 वाला तो कन्फर्म सही है क्योंकि 2 दोनों में। ठीक है, तो जमींदारों को उनके पुलिसिंग कार्य से मुक्त कर दिया, जी हाँ ये भी सही है। और थर्ड देखो गांव में जो चौकीदार थे उनको पुलिसिंग कार्य दिया गया था, उनकी ड्यूटी को बोला कंटिन्यू किया गया, तो ये भी सही है हमारा। तो 2 और 3 सही होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो लूनर मारिया के संबंध में बात कर रहा है। लूनर मारिया का सही वर्णन क्या है, ये मतलब करंट का क्वेश्चन है आपका। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि रेडियोधर्मी विगेशन द्वारा विमोचित वायुमंडलीय गैसों की पतली परत है। सेकंड कह रहा है चंद्रमा की सतह पर विद्यमान क्रेटर और ज्वालामुखी संरचनाएं हैं।
थर्ड कह रहा है आपका सी बोला हिम के रवों द्वारा चंद्रमा के चारों ओर निर्मित प्रकाशिक प्रभा मंडल के वलय हैं, रिंग है। चौथा कह रहा है चंद्रमा के रंग और प्रतीति में अल्पकालिक परिवर्तन है। तो ये जो लूनर मारिया वर्ड है ये करंट में था, ये इसलिए समझें, ये ऑप्शन बी इसका सही है कि चंद्रमा की सतह पर जो विद्यमान क्रेटर है और ज्वालामुखी संरचनाएं बन गई, जैसे गड्ढे चंद्रमा की सतह पर आपको देखने को मिलते हैं, तो वो जो संरचनाएं हैं, जो ज्वालामुखी संरचनाएं हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लूनर मारिया बोलते हैं। तो हमारा 24 यहाँ पे सही रहता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नमक सत्याग्रह से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून को भंग किया, ओके। सेकंड कह रहा है कि के कलप्पन ने तंजौर तट पर वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया, ओके। थर्ड कह रहा है सरोजिनी नायडू ने धर्षणा नामक फैक्ट्री तक अहिंसक मार्च में भाग लिया। ये 3 स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने, जो कि गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि के कलप्पन ने, जो कि तंजौर तट पर नहीं, तंजौर तट पर जो थे हमारे वो सी राजगोपालचारी थे, उन्होंने जो कि यहाँ पे नमक कानून का तोड़ने का नेतृत्व किया था। और जो आपका के कलप्पन जी थे, ये जो कि कालीकट, जो ये इधर था केरल का एरिया, कालीकट से पय्यानूर का जो एरिया था, यहाँ पे जो कि इस तट पर जो कि इसका जो कि नेतृत्व किया था के कलप्पन ने। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचा थर्ड वाला। पहला सही है, हमको पता है, तो केवल 3 भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो सी भी देख लो क्या है, सरोजिनी नायडू ने धर्षणा नामक फैक्ट्री तक अहिंसक मार्च में भाग लिया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये रहा हमारा आज का पहला पार्ट 1 था ये, जहाँ पे हमने जो कि 25 MCQ 25 MCQ देखे। कल अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमने 25 MCQ और देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल। और जो सर एंड मैम चैनल से नहीं जुड़े हुए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।